पुस्तक मेले के 5वें दिन भारत प्रकाशन स्टॉल पर आपका स्वागत है। पिंजरा द केज टू किल पापा और एक कहानी संग्रह है पिंजरा द केज, जिसके विमोचन के लिए हम सभी यहाँ पर एक साथ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव जी। आप एक जाना माना है टीवी पत्रकारिता का। हमारे साथ पुस्तक के लेखक और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ प्रियंक कानून जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ दीपक उपाध्याय जी हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एक लेखक भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभात प्रकाशन से प्रभात जी, आपका स्वागत है। पीयूष कुमार जी, आपका स्वागत है। मैं पीयूष कुमार जी से आग्रह करूँगा कि आप पुस्तक संच देकर अशोक श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। मैं दीपाली जी से, प्रभात प्रकाशन से दीपाली जी स्वागत करूँगा कि प्रियंक कानून जी का स्वागत करें। मैं आशु जी आपसे आग्रह करूँगा कि दीपक उपाध्याय जी को पुस्तक संच का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। पिंजरा द केज, पिंजरा द केज ये पुस्तक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष जी इसमें लेखन कर रहे हैं, तो कुछ विशेष इसमें है। विशेष ये है कि समाज सेवा के नाम पर जो बच्चों का शोषण हो रहा था, जो हम सबके सामने नहीं था, उसकी आड़ में बच्चों का शोषण, बलात्कार जैसी घृणित घटनाएं हो रही थी और धर्मांतरण भी किया जा रहा था ऐसी ऐसी चीज़ों का। ऐसी कई कहानियों का संग्रह ये है, जिसके बारे में आज हम सब लोग बातचीत करेंगे। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक को विमोचित करके हम लोग इसका कार्यक्रम की शुरुआत करें। इसको ऐसा लिख देंगे कि नए संस्करण का विमोचन किया है ना, ठीक है। कहाँ है? तो वही तो उसको फ़ोन कर रहा हूँ। इसको पोस्ट में ध्यान रखना, नए संस्करण यूज़ करना ना। बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है क्या? दीपक जी पहले आप कुछ बोलेंगे या सीधे अशोक जी? आज की इस पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक श्रीवास्तव जी से आग्रह करेंगे कि कुछ व्याख्यान बातचीत करेंगे। दीपक जी को। अच्छा, ये दीपक जी को। हाँ, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ये जो आज हमने पुस्तक का नया संस्करण आप लोगों के सामने रखा है, इस पुस्तक में क्या है, क्या कहानियाँ हैं, किस विषय पर है, इसके बारे में हमने ये सत्र रखा है। ये सवाल जवाब या चर्चा का एक सत्र है। तो ये सत्र जो है अशोक जी आगे बढ़ाएंगे। अशोक जी। बहुत बहुत आभार दीपक जी, और सबसे पहले प्रियंक कानून को जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आप प्रभात प्रकाशन जी की ओर से प्रभात जी मेरे साथ हैं, पीयूष जी मेरे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम सब जिस पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं, पिंजरा द केज, एक अनुभव भी है और एक बड़ी दिलचस्प पुस्तक भी है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ कुछ, अगर आपने 60s 70s की फिल्में कभी देखी होगी या इंटरेस्ट होगा, वहाँ दिखाते थे बाल सुधार गृह या बाल बच्चों के, अनाथ बच्चों का एक आश्रम होता था। वहाँ पर एक मनोरमा टाइप जो है, मोटी सी जो है, बड़ी खूंखार सी एक महिला होती थी, बच्चों का वो कुटिल शोषण करती थी, या कोई और व्यक्ति इस तरह से होता था। ये सब हमें फिल्मी कहानियाँ दिखती थी, हमें लगता था ये सब फिल्मी कहानियां हैं, फिल्मों में होता है। जवाहरलाल नेहरू ने उस ऑर्फन एज में लड़कियों को रखा गया, और ये पिंजरा जो कहानी है ये उसी अनाथ आश्रम की कहानी है। विदेश से वहाँ पैसा आता था
और पैसा आता रहे इस कारण जो बच्चे गोद दिए जा सकते थे, जो बच्चे परिवारों में दिए जा सकते थे, उन बच्चों को परिवारों में नहीं दिया गया। आप कल्पना करिए कि लड़कियों का एक अनाथ आश्रम है, वहां पे बाथरूम में दरवाजे नहीं थे, और हुआ है जवाहरलाल नेहरू का। और आप सोचिए जरा कि आजादी के बाद इतने वर्षों तक कभी उसका निरीक्षण नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि बच्चे जहाँ रखे जा रहे हो, राजनीतिक लोग उनको रख रहे हो, वहाँ पे उनके पोते पोतियाँ जब जाते हैं तो फोटो खिंचवाते हैं, और उसके बाद जो है उन बच्चों से मिलने के लिए अथॉरिटीज को जाने में पुलिस बुलानी पड़ती है। कल्पना करिए। तो ये चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए, जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए। और फिक्शन में लिखने का विचार इसके लिए इसलिए आया क्योंकि इनमें जितनी ये 9 कहानियाँ हैं, और 9 की 9 कहानियाँ जो हैं वो ऐसी रिपोर्ट्स पर आधारित हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो कोर्ट्स में हैं, और कई सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमने ये उचित समझा कि इसको फिक्शन के रूप में लेके आए, सरल भाषा में लेके आए। लेकिन ये दीपक जी की भी कलम की कलाकारी है कि जब आप फिक्शन पढ़ेंगे तो रिलेट कर पाएंगे। ये ऐसे चेहरे हैं। अब ये देखिए ज़रा, नीली साड़ी वाली दीदी जो ये मदर टेरेसा चेकोस्लोवाकिया से आई, भारत में रही, भारत ने उनको संत का दर्जा दिया, उन्होंने संस्थाओं की स्थापना की। उनके जाने के बाद जो संस्थाएं उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, वहाँ बच्चे बेचे जा रहे थे। ऐसे बच्चे बेचे जा रहे थे जो उन लड़कियाँ, अब सोचिए ज़रा, जो लड़कियाँ पहले तस्करी करके लाई गई, उनके बलात्कार हुए, और जब वो गर्भवती हुई तो उनको वापस ले जाके इन ऑर्फनेजेस में रखा गया, उनके बच्चे डिलीवर करवा के यहाँ से बेच दिए गए। क्या ये सच देश और दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? इसमें एक टूल किट पापा करके कहानी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहूँगा कि इसको अगर लोग पढ़ते हैं, लोगों के बीच में जाती है। जॉर्ज सोरोस का नाम आजकल बहुत चर्चा में है। तो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है भारत में, हर्ष मंदर। तो ये दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी उसका नाम काफ़ी चर्चा में रहा। तो हर्ष मंदर ने जो है देश में 53 ऑर्फनेजेस बनाई, 53, 10,000 बच्चों को अनाथ आश्रमों में रखा गया। और जिनको हम अर्बन नक्सल बोलते हैं, या जिनको ऐसा बोलते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, ऐसे इन 10,000 बच्चों को तैयार किया जा रहा था। दिल्ली ने जो हिंसा का भयावह दौर देखा, जो CAA के खिलाफ जो आंदोलन देखा, जो प्रोटेस्ट देखे, जो इलीगल एक्टिविटीज़ देखी, उनमें इन बच्चों को अनाथ आश्रमों से लेके आया जाता था। हमने ये सब खुलासे किए। अब ये खुलासे जो है, इसमें एक फ्रेज़ है कि किस प्रकार ये ब्यूरोक्रेट लबासना में, मसूरी की एकेडमी में एक बड़ी पोजीशन पे था, और वहाँ पे नवागत IAS ऑफिसर को ये सिखाता था कि जब भी हिंसा उनका मूल मंत्र है एक्चुअली। ये वामपंथियों की कमजोरी है कि वो हिंसा से सत्ता को हासिल करना चाहते हैं, नक्सलियों का जो स्वभाव है। अब वो जब थोपता है तब ये बोलता है कि जब भी आपको सत्ता हासिल करनी है और उसमें हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो आप ऐसा करिए कि उसको गांधी जी के विचार में लपेट दीजिए, उसके ऊपर अहिंसा का लबादा पहना दीजिए। तो वो अपने कर्तव्यों में कर रहे थे। वो बच्चों को अनाथ आश्रमों में रख रहे थे, दुनिया को बता रहे थे कि हम अनाथ बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका उपयोग पत्थर फेंकवाने के लिए कर रहे थे, उनका उपयोग आग लगवाने के लिए कर रहे थे, उनका उपयोग गाली दिलवाने के लिए कर रहे थे, और उनके उपयोग के माध्यम से देश में गलत नैरेटिव खड़ा कर रहे थे। ये सब बातों के खुलासे इन किताब में हैं। तो इसको जब पाठकगण पढ़ेंगे तो वो जान पाएंगे कि NGO के नाम पे जो करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है, उसका कैसे कैसे दुरुपयोग किया जाता है। थोड़ा सा विषय आपने बहुत मतलब जो चौंकाने वाली बातें बताई हैं। एक पत्रकार होने के नाते मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये चीज़ें पता थी, लेकिन कई बार हम लोगों को नहीं जानकारी होती। आम लोगों को तो ये समझना चाहिए। और जो आपने इशारे किए, अभी तो हमने पढ़ा ना, जॉर्ज सोरोस ने कहा कि वो अपनी थैलियां खोल देगा भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। उसने अपने खजाने खोल दिए कि भारत के चुनाव को किस तरह से प्रभावित करना है। अब उसी जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की फंडिंग से, और मैंने शुरू में जब इस पुस्तक को लेकर अपनी बात रखी तो मैंने इंटरनेशनल जो लॉबी है उसकी बात नहीं की थी, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की कि बच्चे किसी परिवार में ना जाए। हालांकि हमारे यहाँ नियम है
हमारे यहाँ कानून है, बच्चे गोद ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हम देखते हैं, ये भी देखते हैं, बहुत सारे परिवार बच्चे गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना सिस्टम है कि वो बच्चे गोद नहीं ले पा रहे। लेकिन इन संस्थाओं का रोल क्या है कि ये जो बच्चों को, अनाथ बच्चों को रखती है, ये अनाथ बच्चों की बेहतरी से ज्यादा इनका फोकस इस बात पे है कि कैसे इन बच्चों के नाम पर इनको फंडिंग मिले, और फिर कैसे इन्हीं बच्चों को इस फंडिंग के दम पर देश के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था जो दंगे हुए थे, और मुझे याद है मैंने आपसे इस पे इंटरव्यू भी किया था, दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें उन बच्चों को, हर्ष मंदार जो एक बड़ा नाम है, पिछली सरकार यूपीए की सरकार थी, उसमें वो बाकायदा जो एडवाइजरी कमेटी, जो सबसे पावरफुल जो संस्था थी, उसमें हर्ष मंदार थे, और वो हर्ष मंदार जो है वो हजारों बच्चों को पाल रहे हैं, और उन बच्चों के मन में कैसे जहर बोया जा रहा है उसका जिक्र इसमें, और मेरे ख्याल से टूल किट वाले पापा जो है वही है, टूल किट आपने सुना होगा, लेकिन बड़ी जो बात है, आप बहुत सुनते हैं टूल किट कहाँ से आती है, तो टूल किट वाले पापा जो है वो शायद हर्ष मंदार ही है, लेकिन कहानी में नहीं। पर आपने एक इंटरेस्टिंग बात की थी दीपक जी, उन्होंने कहा ये वही कलम की कलाकारी है कि हम फिक्शन पढ़ेंगे लेकिन पता भी चल जाएगा कौन है, लेकिन जो है क्योंकि कोर्ट में मामले चल रहे हैं इसलिए जो है वो कोई इसमें लीगली भी कोई हर्डल ना आए, लेकिन दुनिया को वो चेहरों से नकाब कर जाए। तो ये इंटरेस्टिंग काम था, कैसे आपने इसको सोचा, कैसे इसकी परिकल्पना की, कैसे लिखने बैठे, ये सब बताओ, कितना वक्त लगा इसको उतारने? धन्यवाद अशोक भाई। जब मैं पहली बार प्रियांक जी से मिला तो एक काम के सिलसिले में मिला था, और चर्चा लंबी होती गई। जब उन्होंने बताया वो क्या कर रहे हैं, खासकर ये जो नीली साड़ी वाली जो दीदी हैं, इनकी कहानी, इस कहानी को उन्होंने बताया, असली नामों के साथ बताया, और मेरे रोंगटे आज भी मतलब ये सोच के खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई नवजात बच्चे को डिलीवर कराता है और उसको बेच देता है 3 लाख में, 5 लाख में, और उस बच्चे की माँ को ये पता नहीं होता कि उसका बच्चा कहाँ गया, कैसे गया, उसका पैदा हुआ जिंदा भी है कि मर गया है। ये सोच के मतलब मेरे रोंगटे खड़े हुए। और ऊपर से ये था कि इतने बड़े नाम जिनको दुनिया जहान में इतना नाम मिला, भारत से इतना सम्मान मिला, पैसा मिला, मतलब वो लगभग पूजने योग्य जो उनकी स्थिति भारत में है, और इनके काम इस तरह से हैं। ये जब सोचा, मतलब मैं पत्रकार हूँ, मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी, तो अगर मुझे जानकारी नहीं है तो बाकी जनता को तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ सेट ऑफ पीपल को छोड़ के। तो ये बात जब हुआ तो उसके बाद इनके साथ लगातार इस बात को सोच के मैं एकदम एक्साइटेड भी हो गया कि ये सब चीज़ें, मैंने इनको कहा उस समय कि ये सब चीज़ें लिखी जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये सब सिर्फ अखबारों की कुछ कतरने बन के रह जाएं, इनको हमें कहीं कुछ शेप देना चाहिए। तो उसके बाद लगातार इनके साथ बैठना हुआ, फिर ये चर्चा हुई कि हमें किताब किस शक्ल में लेके आनी है, और ऐसी फिर कहानियों का सर्च शुरू हुआ कि हम इसमें क्या क्या कहानियाँ और डाल सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे इशू है। ये तो सिर्फ एक से स्टार्ट हुआ, लेकिन जब इन्होंने हर्ष मंदार के बारे में बताया तो ये और भी डरावना था। मतलब आप समझिए कि हमारे यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति अभी हैं जिन्होंने नर्मदा प्रोटेस्ट में बाकायदा हिस्सा लिया, वो उसके साथ बस में बैठ के जाते थे और नर्मदा प्रोटेस्ट में भागीदारी करते थे। बाद में उनको भी सच्चाई पता चली, तो वो हमारे बीच में ये बात सुन भी रहे हैं। ये जब पता चला कि इतना बड़ा नर्मदा प्रोजेक्ट, नर्मदा बांध का प्रोजेक्ट सिर्फ रोकने के लिए, इसीलिए ताकि वहाँ के लोग गरीब रह सके, खेती ना कर सके, उनका जीविका उपार्जन का जो साधन है वो ना बन पाए और वो गरीब रहे, उनको कन्वर्ट करना आसान हो जाए, या भारत को गरीब बनाए रखने की जो षड्यंत्र है वो बाकायदा चलता रहे। ये सुना तो मेरे को और क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिज्म में रहा हूँ तो मेरे को इस बात का बहुत अच्छे से ज्ञान है कि कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट एक दूसरे के प्रोजेक्ट को गिराने का काम करते हैं। और ये नर्मदा प्रोजेक्ट देश का प्रोजेक्ट था, तो इस प्रोजेक्ट को गिराने के लिए विदेशी फंडिंग और ये सब, आप ये समझिए कि अचानक कोई भी एक मतलब एनजीओ का व्यक्ति अचानक पूरे देश दुनिया में छा जाता है। ये कैसे हो जाता है? ये आप और हम भी काम करते हैं, हम तो नहीं छाते, हम तो अचानक इतने बड़े आदमी नहीं बन जाते हैं। तो वो कैसे बन गए? वो आप चाहे एक बड़े लॉयर को दे लीजिए, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इनको ले लीजिए, या नर्मदा आंदोलन का जो मुख्य चेहरा था उनको ले लीजिए, ये अचानक इतने बड़े बड़े लोग बन गए। ये बात समझने की बात थी। जब इनसे और चर्चा हुई तो ये हुआ कि हमें इसकी और कहानियाँ बताई कि कैसे भारत के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और मैंने पहली बार
जॉर्ज सोरोस के बारे में ठीक से जानकारी तब मैंने जुटानी शुरू की। प्रियांक जी से लगातार चर्चा होती गई। फिर हमें ऐसे ऐसे करके 9 कहानियाँ ऐसी कहानियाँ नहीं थी ये सब रिसर्च पेपर्स हैं। ये सब कहानियाँ तो हमने इसको बनाया है, लेकिन ये रिसर्च पेपर हैं जो आज भी डॉक्यूमेंटेड आयोग के पास पड़े हुए हैं, जो बाकायदा रिसर्च होके जमा हुए हैं। उनको हमने पढ़ा, उसके बारे में जो उनके कैरेक्टर्स थे, फिर कैरेक्टर्स के बारे में रोज़ शाम को मतलब 2-2, 3-3 घंटे हम लोग बैठते थे, हर कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन करते थे। प्रियांक जी का पूरा परिवार भी इसमें शामिल होता था, भाभी जी ने भी बहुत उसमें मदद की बहुत सारे इश्यूज़ में। तो हमने धीरे धीरे करके हर कैरेक्टर का नाम, हर कैरेक्टर का जो काम था, हर कैरेक्टर को लेके एक एक चीज़ बहुत करीने से की, और लगभग 1 साल इस सब को काम करने में लगा। 1 साल बाद मतलब कई बार ऐसा होता था, प्रियांक जी फ़ोन करके बोलते थे यार किताब का क्या हुआ, बड़ा लेट हो रहा है। तो मुझे लगता था कि अब मतलब, क्योंकि आप समझिए कि आप दिन भर काम करने के बाद शाम को आप बैठते हैं और रात को जब जो लिखने की प्रक्रिया है वो ऐसे नहीं लिखे जाता। वो कहानी को जब आप फिल्म देखते हैं और आपकी आंखों के सामने वो पर्दे पे सीन चल रहा होता है, वैसे थिंक करना पड़ता है किसी भी फिक्शन को लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा दरवाजे से सीधा कार में अंदर बैठ गए। आपको दरवाज़ा खोलना भी है, आपको 4 कदम भी चलना है, आपको गाड़ी का दरवाज़ा भी खोलना है, गाड़ी के अंदर भी बैठना है। ये जो फ्लो है, ये सोचने समझने में बहुत समय लगा। पूरा 1 साल प्रियांक जी और मैंने इस पर गहन रिसर्च करके और एक एक चीज़ के बारे में तय करने के बाद ये लिखा। तो काफ़ी मेहनत लगी, पर जैसा लिखा मतलब आप समझिए कि लिखने के बाद भी, ड्राफ्ट के बाद बहुत सारी बदलाव हुए, उसमें भी कई महीने लगे। हर बार प्रियांक जी बोलते थे यार ये थोड़ा सा ना ऐसे होना चाहिए, और तो फिर उसके बाद अब प्रियांक जी का जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से वो कहानी होनी चाहिए। ये फिर बैठना पड़ता था, कई दिन उसमें लग जाते थे कि यार ये ऐसे ऐसे होगा तो इसको ऐसे लिखा जाए। तो मतलब आप जब ये किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अगर आप उससे जोड़ पाए, अगर आपने जॉर्ज सोरोस से जोड़ पाए टूलकिट पापा को, तो आपको देश की तस्वीर जो पिछले 10 साल में 2004 से लेके 2014 के बीच में रही, आपको आंख बंद करके समझ में आ जाएगा कि देश में क्या हो रहा था। ये इतनी इम्पोर्टेंट किताब है, इतना महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क है जो फिक्शन के तौर पे आपके सामने। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ कि प्रियांक जी से मेरी मुलाकात हुई, मेरे को ये समझ में आया कि ये किताब होनी चाहिए। उन्होंने आगे इसमें दिशा निर्देश दिए और उसको समझते हुए हम लोग एक इतनी अच्छी किताब लेके आ पाए। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, जिस संदर्भ जैसे दीपक जी ने बताया कि अगर आप पढ़ेंगे तो देश में इतने समय से क्या हो रहा है उसको हम शायद ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, उसको गहराई से समझ पाएंगे। और वास्तव में पुस्तक लिखना जो है बहुत जो है प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये एक तरह की चीज होती है। मैंने भी एक पुस्तक लिखी तो मुझे समझ में आया, और पता नहीं एकता कपूर जी के बारे में सुनते थे कि भाई वो बॉम्बे में सारे राइटर को कमरे में बंद कर देते हैं और धड़ाधड़ सीरियल लिखते। वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, वो कौन सा फॉर्मेट होता है, लेकिन वास्तव में एक अच्छी पुस्तक को लिखना जो है वो दीपक जी ने बताया। लेकिन प्रभात जी, प्रभात प्रकाशन से तो मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, बहुत समय से आपकी पुस्तकें पढ़ता रहता हूँ। आमतौर पर माना जाता है कि कोई पुस्तक अगर विवादित हो जाती है तो जो है वो पुस्तक जो है उसकी प्रतियां धड़ाधड़ बिकने लगती हैं, तो विवाद खड़ा कर दो तो उससे जो है। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना प्रभात प्रकाशन की कोई पुस्तक विवादों में आई हो, क्योंकि प्रभात प्रकाशन बड़ा जो है अलग तरीके से चलने वाला एक संस्थान है। तो जब ये पुस्तक का विचार आया तो आपके मन में ये आया था कि भाई फिक्शन है लेकिन बड़े बड़े नाम इसमें हैं, मदर टेरेसा की बात कर दी, जॉर्ज सोरोस, तो आपके मन में ख्याल आया था कि भाई ये विवादित हो जाएगी तो कैसे बचना चाहिए, या क्या ख्याल आया? अशोक जी, हम हमेशा सत्य के साथ खड़े रहते हैं। जब पहली बार दीपक जी ये पुस्तक का कुछ ड्राफ्ट पेपर लेके आए थे और बताया कि ये पूरा घटनाक्रम किस प्रकार की अध्ययन और शोध के बाद ये सामग्री तैयार हुई है, तो मैंने एक ही बात कही थी, संदर्भ सारे होने चाहिए। हम किसी पे कीचड़ उछालने वाला काम नहीं करते। ये शुरू से प्रभात प्रकाशन का एक मतलब ये हमारा एक मूल सिद्धांत है, विवाद वाला कोई काम नहीं, सत्य से पीछे नहीं हटना, पर विवाद अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं करना। और इस पुस्तक को विशेष रूप से छापने के विशेष उद्देश्य यही था कि जो अनाचार, अत्याचार, शोषण हो रहा था बालकों का, बालिकाओं का, वो समाज के सामने आए।
क्योंकि आमतौर पे ये कुछ घटनाक्रम होता है, कहीं छापा पड़ा, अखबार में छपा, अगले दिन और बात खत्म हो गई। हम चाहते थे ये एक नैरेटिव समाज के सामने स्थापित हो कि ये जिस प्रकार का शोषण तंत्र चल रहा था उस पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए और स्थितियाँ ठीक होनी चाहिए। तो कुल मिला के इस पुस्तक के प्रकाशन के पीछे यही उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े नाम हैं जिन पर कोई हाथ डालने से डरता है, उस पर हमारे मित्रों ने कुछ काम किया है, तो उसको समाज के सामने लाए। पुस्तक कितनी बिकेगी, क्या होगा, ये हमारे दृष्टि में रहता नहीं है। हमें लगता है कि ऐसी सार्थक पुस्तक हम छापें जो समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करे, सत्य को स्थापित करे, उसी दृष्टि से पुस्तक का प्रकाशन हुआ। तो पीयूष जी, इसका रिस्पॉन्स कैसा है अभी तक? क्या और आप तो कितनी सारी आप लोग पुस्तकें छापते हैं, पढ़ते भी हैं, तो कितनी पढ़ पाते होंगे मुझे नहीं मालूम लेकिन इसको पढ़ा तो जैसे दीपक जी ने कहा कि पढ़ते ही तस्वीरें साफ हो जाती हैं। वैसे मैंने भी पढ़ी है और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लेकिन मेरी प्रियंक जी से भी चर्चा होती रहती, इसलिए मैं उसको ज्यादा रिलेट कर पाया था। लेकिन एज ए जो है पब्लिशर, आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये पुस्तक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है क्योंकि पुस्तक में जो कहानी है बहुत ही सटीक है और यथार्थ के साथ है, तो फैक्चुअल है कहानियाँ, और लोग कोरिलेट भी कर सकते हैं कि ऐसा होता है। और सर्वोपरि काफ़ी लोगों को बताया गया इस पुस्तक के बारे में। मुझे लगता है कि पुस्तक अभी अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती है, तो इसकी और चर्चा होगी और लगता है इसका दूसरा संस्करण भी जल्दी आएगा और ऐसी पुस्तकें आती रहनी चाहिए। देखिए, इस पुस्तक की जो विशेषता बात यह है कि इसको हिंदी की भाषा के बंधन में नहीं माना, पिंजरा तक केज, मतलब वो समझ पा रहे लोग कि इसका अंदर कथानक क्या है और लेखक जो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में ऐसी पुस्तकें आनी चाहिए और समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए कि ये जो विषय हैं जो बाल मनोरंजन की, ये कितने महत्वपूर्ण है। ये हमारी संपदा को, बाल संपदा को किस तरह से खराब कर रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बड़ा काम हुआ है और ये पुस्तक के प्रकाशन के लिए बहुत दोनों को मुझे हाँ, एक चीज़ ये जोड़ना चाहता हूँ कि मैंने कहा था इन कहानियों पर कोई सीरियल बनना चाहिए, क्योंकि तब जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है उसको अच्छे तरह से दिखा पाएंगे। क्योंकि आज का ज़माना तो दृश्य श्रव्य दोनों मिलाकर है। पुस्तक तो आ गई, अब इसको किसी OTT प्लेटफॉर्म पर या जहाँ भी हो वो आएगा तो निश्चित रूप से विषय और बड़ा होगा। ये आप जो कह रहे थे, ये मन में मेरे भी था कि ये सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये रियल स्टोरीज हैं और आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर आप देखते हैं जो रियल के करीब होती हैं और मार्मिक कहानियाँ, ऐसी कितनी कहानियाँ अनाथ बच्चों पर हमने कितनी फिल्में बनी हैं, कितना कुछ उनसे ये सब चीज़ें देखी है। लेकिन अभी जो आप इसका एक भविष्य का एडिशन, मैं उस पर प्रियंक जी आता हूँ, क्योंकि ठीक है एडिशन तो दूसरा एडिशन है और एडिशन आएंगे, पुस्तकें पढ़ी जाएंगी तो और एडिशन आएंगे, लेकिन क्या इसका कोई ऐसा एडिशन भी लाने का मन में है कि जहां पर ये जो है फिक्शन से निकल करके रियल नामों के साथ जिसको संदर्भ में, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, अभी ठीक है कानूनी प्रक्रिया है और आरोपी को हम लोग आरोपी बोलते हैं, उसको हम आरोपी को तब तक जो है जब तक अदालत साबित ना कर दे तब तक उसको आरोपी बोला जाता है। वो हमारी एक न्यायिक प्रक्रिया, उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन ये जो चेहरे हैं, जब ये साबित होता है लंबी प्रक्रिया चलेगी, क्या इसकी ओरिजिनल प्रति लोग उन चेहरों के साथ जान पाएंगे कि भाई ये देखिए ये लोग थे जो दरअसल चेहरों पे मुखौटा लगा के सफेद पोश कपड़ों में दरअसल देश के भविष्य और वो भी अनाथ बच्चों के साथ ये लोग इस तरह की दुर्दांत, इस तरह की जो है घटिया हरकतें कर रहे थे। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं आपको एक कहानी का और यहाँ जिक्र करूँगा। पहले एक सांसद थे आसाम के और चिल्ड्रन होम चला रहे थे। भारत की संसद को उन्होंने बताया था कि 1000 बच्चों को अपने यहाँ रखे हुए हैं। हमको शिकायत मिली, जब हम वहाँ गए हमने जांच की तो हमको पता चला कि 250 बच्चों का रिकॉर्ड गायब है। वहाँ पे हमने ये देखा कि टर्की की एक संस्था से उनको पैसे आ रहे हैं और यहाँ के बच्चों की जानकारियाँ वहाँ जा रही हैं। टर्की की जो संस्था थी वो अलकायदा से फंड लेने के आरोप में टर्किश एजेंसीज ने उससे पूछताछ की हुई थी। तो ये इस तरीके के जियो पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, कई सारे विवाद हैं। लेकिन आप यकीन मानिए जिस जिस केस में हमको सफलता मिलती जाएगी
हम वो केस निश्चित रूप से असली नामों के साथ जनता के बीच में लेके आएंगे। ये सच है, ये जनता को पता चलना चाहिए। मैं दीपक जी का और प्रभात जी का एक और विषय के लिए बहुत धन्यवाद करूंगा। इस पुस्तक की बिक्री से जो भी रॉयल्टी आती है वो रॉयल्टी हमारे घर में नहीं जाती, वो रॉयल्टी जो है पीएम केयर्स फंड में जाती है। और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन में जो बच्चों के लिए जो अनाथ, कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके लिए जो राशि जुटाई जाती है, इसकी रॉयल्टी की राशि उसमें जाती है। वाह, ये तो आपने और एक बहुत बेहतरीन बात बताई। लेकिन साथ साथ ये भी है कि मैं इसमें ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, और आपने अभी जो एक और कैरेक्टर बताया सांसद, उससे ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो अनाथालयों में रहते हैं, दरअसल ये सफेद पोश लोगों के लिए उनकी एटीएम मशीन होते हैं, कि जिससे उनको लगता है ये बच्चा एक पाल लो और दिखाएंगे, और इससे हम अपना एटीएम मशीन की अपना इसको टर्की को दिखा दिया, जॉर्ज सोरोस को दिखा दिया, सरकार को दिखा दिया, उसके नाम पर जो पैसे ले लिए। ये तो बहुत घृणित, इससे बड़ा घृणित कार्य मुझे लगता नहीं कोई हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं प्रियंक जी और दीपक जी, आप दोनों से, इसमें सबसे ज्यादा मार्मिक कहानी इस पुस्तक की कौन सी है जो आपको, जब आपने देखा तो आपके रोंगटे खड़े हुए, और दीपक जी जिसको लिखते हुए आपको सबसे ज्यादा सिहरन महसूस हुई हो? देखिए, जो इस कहानी, ये जो किताब है, इसमें एक कैरेक्टर है राजकुमारी। वो राजकुमारी ऐसी है, जब वो मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो राजकुमारी ऐसी है कि जिसने इस देश की राजकुमारी के साथ फोटो खिंचवाई, उसकी गोद में खेली। इस देश का जो राजकुमार है, जो पॉलिटिकल, जिसको लॉन्च करने के लिए बहुत लंबे समय से कोशिश चल रही है, उसकी गोद में भी उसने फ़ोटो खिंचवाई। लेकिन उसकी फ्रॉक पे जो फटा हुआ फ्रॉक है, वो कभी नया फ्रॉक नहीं हो पाया। वो राजकुमारी जो रोज़ शाम को अपने दुख दर्द, इन दोनों जो राजकुमारी के जो दादाजी हैं, उनकी कब्र पर बैठ के रोज़ अपने दुख दर्द उनसे बताती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मेरा ये खिलौना छीन लिया, आज इसने मुझे मारा, आज मुझे खाना नहीं मिला, आज क्या नाम है ऐसा खाना मिला, इतना ख़राब खाना मिला। तो उस राजकुमारी की जो कहानी है, और वो राजकुमारी जो है जिसके रानी जिसका मतलब उसका नाम इस कैरेक्टर किताब में रानी है। 4 साल की उम्र में उसके साथ रेप हुआ, और वो जब 12-13 साल की हो गई, जब उसको किसी के घर में चले जाना चाहिए था, वो तभी उसे अनाथालय में पड़ी हुई है। इसीलिए ताकि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा रहे और आपको फॉरेन फंडिंग मिलती रहे। आप बताइए, मतलब इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, और आप क्या नाम है बच्चों को उनका घर भी नहीं दे सकते, उनको किसी के घर में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे। मतलब इससे घृणित काम, इससे ख़राब काम, और बच्चों पे इतना ज़्यादा अत्याचार, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। तो ये ऐसी कहानी है जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। प्रियंक जी, इस बारे में आपका भी बात, आपको कौन सी कहानी? और दूसरी बात जो दीपक ने पहले कही थी कि लंबी शूटिंग होती थी, आपको आप कई चेंजेस बताते थे इस तरह से, तो आपके मन में जो थी, क्या किस तरह के परिवर्तन ज्यादा आपको लगे और करवाने की जरूरत आपको महसूस हो, क्यों हुई? क्योंकि आपकी परिकल्पना होगी कि ये कहानी ऐसे आनी चाहिए, वो परिकल्पना क्या थी? देखिए, जब सरकारी रिपोर्ट्स होती हैं जो न्यायालयों में जाती हैं, या सरकारी रिपोर्ट्स पे कार्रवाइयाँ होती हैं, उनमें भाव नहीं होता। अब जैसे एक रिपोर्ट में ये लिख दिया गया कि एक बच्ची 4 साल की उम्र में रेप हुआ उसका, और उसके बाद एक अनाथ आश्रम में डाल दी गई। उसके बाद अथॉरिटीज़ ने, जो अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि इसको गोद देने की प्रक्रिया शुरू करो, लेकिन वो प्रक्रिया इसलिए शुरू नहीं की गई कि फॉरेन फंडिंग रुक जाएगी, एक बच्चा कम हो जाएगा। तो इतना तटस्थता के साथ आप किसी कागज़ को रुथलेसली दे सकते हैं जहाँ वो सरकारी दस्तावेज है। अब इसके पीछे उस बच्ची की जो वेदना है, जो उसके भाव है कि वो सुबह से शाम तक ये सोचती है कि उसको परिवार मिलेगा, उसका पूरा जीवन इसके इर्द गिर्द घूमता है कि उसको माँ मिलेगी। और वो ये सब दुखड़ा किससे कहती है? जो एक बड़ा परिवार, एक राजनीतिक रूप से सशक्त परिवार, जिसने वो अनाथ आश्रम खोला है, जो पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हैं, उनके ही एक बुजुर्ग की वहाँ पे कब्र है उस अनाथ आश्रम के भीतर। वो कब्र पे जाके अपना दुखड़ा रोती। तो ये जो भावनात्मक पक्ष है
वो इसमें निकल के आया, ये बहुत ज़रूरी था। नहीं तो देखिए सरकारी दस्तावेजों में नाम तो असली लिखे रहते हैं पर हम भावनाएं नहीं डाल पाते। तो वो भावनाएं जब आएंगी, जब संवेदनाएं लोगों तक पहुंचेंगी, तब लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा। हम चाहते हैं कि दृष्टिकोण बदले, तो दृष्टिकोण बदलने के लिए नैरेटिव देना पड़ेगा, और नैरेटिव देने के लिए हमको वो वेदना, भावनाओं का संप्रेषण लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि सरल भाषा में हम भावनाओं को संप्रेषित करने में सफल हो पाए। नहीं, पर जब आप दृष्टिकोण बदले ये कहते हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, तो संवेदन उससे आप अचीव क्या करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर हम सबकी संवेदनाएं जो परिवर्तन होता है, हम लोग इनको महसूस, तो उससे क्या परिवर्तन आप ग्राउंड पे आपको लगता है? देखिए, अनाथ आश्रम वो जगह नहीं होते जहाँ बच्चे पले, और ये परिवर्तन हम लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा तो आपको प्रसन्नता होगी कि कोविड के समय में मार्च 2020 से लेकर के अभी तक भारत में जितने बच्चे अनाथ हुए या जितने बच्चों के परिवार का कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हुई, उनमें से 1% से भी कम बच्चों को अनाथ आश्रम में जाना पड़ा। हम परिवारों में बच्चों को पुनर्वासित करने में सफल हो गए। ये परिवर्तन हमने अनाथ, जैसे इसमें एक कहानी है धर्म का दाम। हमको एक अनाथ आश्रम में एक एग्रीमेंट मिला। वो एग्रीमेंट एक कनाडा की एजेंसी के साथ था, एक धार्मिक संस्था के साथ था, कि जो बच्चे यहाँ इस अनाथ आश्रम में रहेंगे, ये नलगोंडा करके जगह आंध्र प्रदेश में, उस नलगोंडा में जो बच्चे रहेंगे अनाथ आश्रम में, उन बच्चों को वहाँ रखकर शिक्षा देने के लिए, उनको शेल्टर देने के लिए, भोजन देने के लिए और धर्म देने के लिए कनाडा से पैसा आएगा। जो हमने इसकी जांच की, पता चला तो दक्षिण भारत में कोई 1,45,000 बच्चे ऐसे थे जो विभिन्न अनाथ आश्रमों में केवल इसलिए पल रहे थे क्योंकि उनके बदले फॉरेन फंडिंग आ रही थी। और फॉरेन फंडिंग भी आप अनुमान लगाइए, ये आंकड़ा मैं आपको 4,000 चिल्ड्रन होम्स का बता रहा हूँ। हमने केवल 600 चिल्ड्रन होम्स का जो विदेश से फंडिंग आ रही थी उसके जब आंकड़े को झांक कर देखा तो 600 चिल्ड्रन होम्स को 954 करोड़ रुपए एक साल में आए थे। एक एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपए साल में आ रहे थे। तो हमने ये 1,45,000 बच्चों को घर पहुंचाने का भी काम किया। तो हमारी कोशिश है कि सूरत बदले, बच्चों की तकदीर बदले, देश की तस्वीर बदले। और जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 का विज़न क्या है, 2047 में भारत कैसा होगा, तो अगर हम इस दिशा में चलते रहे तो भारत अनाथ आश्रम मुक्त भारत होगा। एक भी बच्चा अनाथ आश्रम में नहीं होगा। ये बड़ी बात है, क्योंकि बच्चे तो अनाथ हो सकते हैं लेकिन अनाथ आश्रम नहीं हो, क्योंकि उन बच्चों के पास परिवार हो, उन बच्चों के पास कोई हो जो उनकी देख रेख करने वाला हो। ये इस तरह के लोग जो इन बच्चों के नाम पर जो पैसा कमाते हैं वो सब धंधा बंद हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या कहानियां ये जो आप, क्योंकि छापेमारी की खबरें मैं आज भी सुनता रहता हूँ, आप कभी इधर छापा मारते हैं कभी, तो अभी कहानियां तो और भी चल रही होंगी, बहुत सारी कहानियां आ रही होंगी। लेकिन जब आपने शुरू करी तो 9 ही कहानियां थी, कहानियां और भी तो उसमें से आप दोनों ने बैठ के सोचा कि भाई कौन सी 9 लेनी है, या फिर और मतलब केस तो आपके पास मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा होंगे, उनमें से 9 कौन सी लेनी है? वो तो एक तो समझ में आता है, नीली साड़ी वाली दीदी, मदर टेरेसा जैसे नाम, बड़ा नाम है, वहां पर ऐसा धंधा हो रहा है तो फिर बच्चे बेचे जा रहे हैं, तो एक तो वो होगी। हर्ष मंदार जैसा बड़ा नाम, वहां पर वो लोग चिल्ड्रन होम के नाम पे घपले कर रहे हैं, वो तो होगा ही होगा। सांसद है वो तो होगा ही होगा, या कोई और भी आधार था उनको चयन करने का? देखिए, हमारा प्रथम उद्देश्य यह था कि जो जितना सफेद पोश है उसके उतने कपड़े जनता के सामने उतरने चाहिए। तो हमारा पहला लक्ष्य तो यही था कि ये छद्म मुखौटे हम लोगों के उतार पाए। दूसरा हमारा लक्ष्य यह था कि जो देश का जितना बड़ा दुश्मन है, अब देखिए मंदिर की हम लोग बात करते हैं, एक आप तो सब प्रबुद्ध लोग हैं, ये समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश कैडर का एक IAS ऑफिसर और मसूरी में लवासना में जो है वो IAS एकेडमी में पढ़ा रहा था। गुजरात में हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, तब मुख्यमंत्री बने, और उसने इस्तीफा दे दिया अपनी नौकरी से। और ऐसा क्या कारण रहा होगा कि मध्य प्रदेश का एक अफसर इस्तीफा दे दे? तो हमने इस कहानियों में बताया है।
कि किस प्रकार उसने मध्य प्रदेश में अफसरी करते हुए सरदार सरोवर डैम के काम को रोका। और जब ये तय हो गया कि मोदी जी जो है अब गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और डैम का काम नहीं रोक पाएंगे, तो उसने नौकरी छोड़ी, एनजीओ का नेटवर्क बनाया और मोदी जी की छवि को मलिन करने के लिए विदेशों से पैसे लिए। वो एक्चुअली एजेंट की तरह काम किया विदेशों के, और भारत सरकार को पूरा का पूरा दिशा देने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में आया। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, हमने तो बहुत सरल शब्दों में जनता को बताने की कोशिश की। दीपक, आपके अनुभव, किताब तो लिखी, रिएक्शंस बहुत सारे मिले होंगे अलग अलग तरह के। आपकी भी पहली पुस्तक है ये, प्रियंका जी आपकी भी पहली पुस्तक है ना, आप दोनों की पहली पुस्तक है, तो रिएक्शन क्या क्या इस पुस्तक को लेकर आप लोगों को मिले, अच्छे बुरे? देखिए, रिएक्शन तो सबसे पहला तो अपना खुद का ही रिएक्शन जो है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं आपको मालूम होता है कि ये काम मैंने कैसा किया है, कैसा काम है, ये आपसे ज़्यादा किसी को समझ नहीं होती जो काम आपने किया है। तो इस किताब, मतलब मैं 22 साल से पत्रकारिता में हूँ, टीवी अखबार सब जगह काम किया। जितना सेटिस्फेक्शन इस किताब को लिखने के बाद मुझे मिला, उतना सेटिस्फेक्शन किसी और काम में मिला नहीं। क्योंकि ऐसा काम जो मतलब देश हित का काम हो, लोगों को बताने का काम हो और सच्चाई सामने रखने का काम हो, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री वर्क है। और जब जिस भी कई मेरे मित्रों ने, मतलब इसमें एक कहानी है जो भिवानी की कहानी है, मेरी एक नॉर्थ ईस्ट में मित्र थी, मैंने उससे पूछा कि इस कहानी में मैं तुम्हारा नाम रख लूँ, एक ऐसे ऐसे कहानी है, तो उसने कहाँ रखो। तो वहाँ पे उसने वो किताब छपने के बाद उसने पूछा मुझसे कि आपकी आ गई किताब, मैंने उसको व्हाट्सएप पे भेजी, तो उसने वो किताब खरीदी, वहाँ पे फ्लोरिना उसका नाम है। तो उसने वो किताब खरीदने के बाद पढ़ी, और अभी रिसेंटली मैं त्रिपुरा गया था तो तब डिस्कशन हुआ, तो उसने उसके कुछ कहानी के फ्रेसेस मेरे को बताए कि ये जो आपने लिखा, ये मतलब इसको पढ़ने के बाद मैं रोने लगी। मतलब ये ऐसी बात थी कि मतलब जो आपने जो लिखा, अगर वो किसी को इतना इम्पैक्ट कर पा रहा है कि उसके आंसू निकल गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल रहे। जो अपनी बात हमको कहनी थी, जो बात लोगों तक पहुंचानी थी और उसने इमोशंस के साथ पहुंचानी थी, वो ठीक तरह से पहुंची। प्रियंका जी, आपका एक्सपीरियंस, लोगों के रिएक्शंस? देखिए, मुझे कई लोगों ने बताया, खासतौर पे जैसे मुझे एक एमपी मिले, एक दिन फ्लाइट में मिले यात्रा के दौरान, बोले यार तुमने किताब अच्छी लिखी, मैंने किताब पढ़ी तुम्हारी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे बोला, हम लोग जब काम करते हैं तो कई बार परिवार के साथ अपने काम के अनुभव साझा नहीं कर पाते, समय नहीं होता। तो मेरी माँ ने जब किताब पढ़ी तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम ठीक दिशा में काम कर रहे हो। बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए ये संतुष्ट है। इससे मुझे लगता है इससे बेहतर रिएक्शन कोई पुस्तक पर हो ही नहीं सकता था। तो प्रभात जी, पुस्तक को कैसे देश में, मतलब जाहिर सी बात है आपका नेटवर्क बड़ा है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, पुस्तक के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और आपको क्या लगता है इसका सेकंड एडिशन, क्योंकि 9 कहानियां हैं, ऐसी कहानियां ये लगातार जब तक पर्दे पे बैठे कहानियां निकालते रहेंगे। ये तो एक प्रारंभिक बिंदु है इसका, और मैं चाहता हूं कि इसके दूसरी श्रृंखला न बने, ये अपराध रुक जाए, ये केस बंद हो जाए, तो अगली पुस्तक लिखने का इनको अवसर ही ना मिले, अपनी ऊर्जा किसी और सकारात्मक काम में लगाएं। क्योंकि ये जो अनाचार हुआ, जो शोषण हुआ, वो बंद होना चाहिए। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव से हम लोग निकल कर अमृत काल में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि ये काम रुक जाए, इन पर पूरी प्रकार से पाबंदी लगे, अंकुश लगे, और ये जो कुछ भी दुष्चक्र उनका चल रहा था वो बंद होना चाहिए। चलिए, और मेरा तो यही आह्वान है कि कम से कम लोग इस सच को जानें और अपने आसपास हम एक चेतना जागृत करें, ताकि ये कुकृत्य रुक जाए। एक बार जोरदार तालियां प्रभात जी के लिए, क्योंकि कमर्शियल एंगल नहीं ढूंढ रही है,
कि भाई एक पुस्तक और नहीं छप जाए। ये देख रहे हैं कि बच्चों पर अनाचार रुक जाए और शायद इसी भाव के साथ इस पुस्तक को लाया गया। और जोरदार तालियां प्रियंक जी के लिए और दीपक जी के लिए। एक बेहतरीन प्रयास है जो बाल सुधार गृहों के नाम पर सुधार शब्द लगा है, अनाथालयों में जो कुछ हो रहा है उसका कच्चा चिट्ठा जो है पब्लिक के बीच लाने के लिए। तो मेरा अंत में यही निवेदन करूंगा कि छोटी सी पुस्तक है और पिंजरा द केज, और इसको जरूर जो है देश में जो कुछ हो रहा है उसको जानने समझने के लिए एक बार सफर करते हुए भी मुझे लगता है पूरी पढ़ सकता है। मुझे तो याद है जब मुझे दीपक जी ने भेंट की उसके बाद मैं रात में 2 रातों में पुस्तक पूरी पढ़ गया था। तो बड़ा आसान है और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी हुई पुस्तक है। कहानियां जो है मन को छूने वाली हैं और जैसा दीपक ने बताया कई बार हो सकता है आपकी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि कौन देखता है बच्चों के दर्द जो है देखकर। हम अपने बच्चे भी देखते हैं, हमारे अपने घर के परिवार के बच्चे भी होते हैं, किसी भी बच्चे का दर्द देखकर हमारे आंसू छलछलाई जाते हैं। तो वो दर्द भी आपको पीड़ा भी महसूस हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पीड़ा महसूस इसलिए हो ताकि बेहतरी होनी चाहिए। ये सब कुछ जो घोटाला चल रहा है बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका यहाँ पर जुड़ने के लिए। प्रियंक जी, दीपक जी और प्रभात जी, पीयूष जी, आपका पुनः आभार। एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रियंक जी का बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सो मच। अशोक जी का बहुत धन्यवाद। आप बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं दूरदर्शन के और बहुत बेबाकी से बात करते हैं। आपने समय निकाला, मैं आपका आभारी हूँ। प्रियंक जी और दीपक जी, आपका बहुत आभार कि आपने ये अध्ययन किया और ये सब समाज के सामने आप लेकर आए। यहाँ आप सब लोग आए, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।